हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। और आज इस वीए कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष गुप्ता आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मन लगाकर मस्त जबरदस्त ढंग से पढ़ाई करते होंगे। आज आपका भाई लेकर के आया है क्लास 12th का इंग्लिश चैप्टर 1 का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव आज आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया है। तो ये सब्जेक्टिव अपने आप में काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है ताकि इस सब्जेक्टिव के माध्यम से आपका क्लियर हो ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ वे सारे छोटे छोटे पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में टेकन फ्रॉम के रूप में पूछा जाता है। तो आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का क्लास आप लोगों के लिए काफी मस्त और जबरदस्त क्लास है। वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन बोर्ड पर, ये इंग्लिश क्लास 12 चैप्टर 1 है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सब्जेक्टिव है। तो चलिए हम इस सब्जेक्टिव को एक नए अंदाज में एक नए तरीके से अच्छे ढंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? मतलब सही मायने में सिविलाइजेशन का क्या अर्थ है? सिविलाइजेशन का सही मायने में क्या अर्थ है? सभ्यता का सही मायने में क्या अर्थ है? आइए देखते हैं सभ्यता का सही मायने में क्या अर्थ है। ठीक है, प्रश्न से ये पूछा कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? सही मायने में, सही अर्थ में सभ्यता का क्या अर्थ है? सभ्यता हमें क्या बताता है? कहता है ना कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इज द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी डिस्ट्रक्शन ऑफ वांट्स। ये जो सही मायने में जो सिविलाइजेशन है, ये रियल सेंस में एक ऐसा पद है जो डेलिब्रेट और वॉलंटरी को रिस्ट्रक्शंस ऑफ वांट्स करता है। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये सही मायने में अकेले रहकर अपने आप में इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी करता है, प्रमोट करता है कंटेंटमेंट को और साथ ही साथ रियल हैप्पीनेस जो है, इसकी वास्तविक खुशी जो है, कैपेसिटी फॉर सर्विस मतलब सर्विस का मतलब हुआ इसके द्वारा किया गया कार्य, इसके द्वारा किया गया कार्य क्षमता ही इसका रियल हैप्पीनेस और साथ ही साथ ये प्रमोट करता है कंटेंटमेंट को और साथ ही साथ अलोन इंक्रीज को, मतलब अकेले रहना और अकेले विकास करना, किसी पर डिपेंड नहीं रहना। इससे यह पता चला कि सिविलाइजेशन में हमें इस बात का पता चलता है कि हम अकेले रहेंगे, अकेले विकास करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। निर्भर किसी पर रहना मतलब अपने आप में पीछे हो जाना। आज का समय ये कहता है आपको आगे बढ़ना है तो अकेले आगे बढ़िए, किसी का सहारा मत लीजिए, क्योंकि आप जिसका सहारा ले रहे हो शायद वही एक दिन आपको पीछे कर देगा। इस बात का 100% यही बात सत्य है। तो याद रहे, सिविलाइजेशन हमें सिखाता है एलोन रहो और अकेले आगे बढ़ो, अकेले इंक्रीज रहो। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके सर्विस क्षमता को भी ये प्रमोट करता है। तो सिविलाइजेशन में आपने क्या सीखा? सिविलाइजेशन सही मायने में क्या है? तो सिविलाइजेशन जो है सही मायने में किसी भी देश का एक ऐसा रूप है जहां वहां के जो देश के निवासी होते हैं, चाहे वो देश के नागरिक होते हैं, वे लोग किसी अन्य देश की चीजों पर निर्भर न रहें, वो अपने ही देश की चीजों का प्रयोग करें
और उसी चीज का प्रयोग करके अपने आप में ग्रोथ करे, विकास करे, यानी कि एलोन रहे, किसी पर निर्भर ना रहे, सेल्फ डेनियल रहे। सेल्फ डेनियल का मतलब होता है आत्मनिर्भर रहे, है ना। जो आत्मनिर्भर रहता है वही तो आगे बढ़ता है। चलिए, तो ये वाला प्रश्न था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। What do you want about गांधी जी? आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? प्रश्न ये पूछ रहा है। What do you now? What do you know about गांधी जी? What do you know about गांधी जी? गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो बोलेंगे I know गांधी जी as बापू and as महात्मा। गांधी जी जो है वो बापू और महात्मा के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। He is called बापू because he was the father of nation। उन्हें बापू इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपिता थे। साथ ही साथ he is called महात्मा because he was a great soul और saint। ये एक महान संत थे और एक महान आध्यात्मिक लीडर भी थे। ये ग्रेट चेस्ट मास्टर थे। अपने आप में जो होता है खुद से चिंतक, सुनना सभी का, करना अपने मन का। क्योंकि बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है, सुनने वाला आप हो तो सबकी सुनो, लेकिन अपनी देखी काम करो, यही सत्य है। कोई आपसे झूठ बोल करके आपको फंसा सकता है, इसलिए आप दूसरों पर विश्वास मत करो, आंखें देखी ही काम करो, यही सत्य है। महात्मा गांधी जी ऐसे ही व्यक्ति थे, जब तक अपने आंखों से किसी भी घटना को नहीं देखते थे तब तक वो भरोसा नहीं करते थे, है ना। तो बोला गया what do you know about गांधी जी? गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बोलेंगे कि ऐसे तो बहुत सारी बातें इनके बारे में हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी इज बोर्न इन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात एट पोरबंदर, राजकोट इन पोरबंदर एंड एटसेट्रा अनदर टॉपिक्स बोल सकते हैं। लेकिन ये जो बात है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, उन सारे बातों में से ये बात थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप जो जानते हैं वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आई नो गांधी जी एज बापू एंड एज महात्मा। ही इज कॉल्ड बापू बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ नेशन। ही इज कॉल्ड महात्मा बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट सोल और अ सेंट। तो इनका आत्मा भी बहुत पवित्र था, इसलिए इनको महात्मा बोला गया, ठीक है। और बापू इसलिए बोला गया क्योंकि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति थे जो एक सुंदर घराने में जन्म लिए थे, लेकिन इस घराने को छोड़ दिए। पता है किस लिए? उन्होंने देखा अपनी आंखों से इस बढ़ते हुए समाज को, इस समाज में कितनी ज्यादा दुख था, दर्द था। अपने घर को त्याग दिया और जिस प्रकार इस देश के नागरिक रहे, ठीक उस सुख दौलत को त्याग करके इस देश के नागरिकों के समान अपने शरीर के ढांचा को बना लिया, है ना। यानी सिर्फ धोती पहनना, शरीर पर वस्त्र हो चाहे ना हो। ये अपने शरीर पर वस्त्र तब पहने जब देश आजाद हुआ था, उसके पहले इनके शरीर पर वस्त्र नहीं था। अतः महात्मा गांधी एक भारत के पिता के रूप में जाने जाते हैं, इसी कारण, ठीक है। और एक बात मुझको याद है, जहां तक सब कोई कहता है महात्मा गांधी का बाल नहीं था, तो ऐसी बात नहीं है। महात्मा गांधी जी का बाल था, उन्होंने मुंडन करवा लिया था कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता तब तक इस सिर पर बाल नहीं जमेगा, ऐसा उनका शपथ था, है ना। तो ये महात्मा गांधी का इन सारे कारनामों के कारण इन्हें महात्मा कहा गया, है ना, बापू कहा गया, फादर ऑफ द नेशन एंड फादर ऑफ द नेशन एंड ग्रेट सोल और सेंट। इनकी आत्मा महान थी, ये एक बहुत महान पवित्र स्मृति थे, ठीक है। आगे, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज? वाओ, हम लोग के एंसेस्टर्स जो है ये सिटीज को किस रूप में देखते हैं? सिटीज को किस रूप में देखते हैं? ध्यान देना है यहाँ पे। सिटीज को ये कुछ किस रूप में देखते हैं? हमारे जो पूर्वज हैं ये सिटीज को किस रूप में देखते हैं, है ना।
why where they satisfied a small village। हमारे जो लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, वे लोग सिटीज को किस व्यू से देखते हैं और साथ ही साथ स्मॉल जो विलेज है उसको वे लोग उससे सेटिस्फाई हैं, ये बता रहा है। यहाँ के लोग जो हैं हमारे पूर्वज लोग स्मॉल विलेज पर सेटिस्फाई करते हैं और लार्ज जो सिटी है उसको किस व्यू से देखते हैं, ये प्रश्न आता है। वास्तविक रूप में बोला जाए तो आवर इंसेक्टर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, भाई साहब पूर्वज लोग कहते थे ना, लार्ज सिटीज में रोबर पाए जाते हैं, रिच मैन होते हैं जो रोब करते हैं पुअर पीपल का, और वहाँ पे बहुत सारे डाकू होते हैं जो लुटेरे होते हैं। वहाँ पे धनी लोग, अमीर लोग, जो अमीर लोग होते हैं गरीब लोगों को लूटने का 100% चांस रखते हैं। ये लोग कहते हैं ना कि हम लोग का स्मॉल विलेज ही अच्छा है। हमारे एंसेक्टर्स का एक ही मत था, अपने स्मॉल विलेज में रहो, सुखी रहो, शांति रहो और अच्छा जीवन जियो, शहरों के बारे में मत सोचो, यही इनका कहना था। आइए ये क्या कहता है देखते हैं। They view large city as snares and useless encumbrance, having gang of thieves। गैंग्स ऑफ थीव्स मतलब चोरों का गिरोह, रोबर्स मतलब डाकू, एंड prostitutes their village fulfilled all their needs, so they were satisfied with a small village। वहाँ पे चोर पाए जाते हैं, वहाँ पे डाकू होते हैं, वहाँ पे धनी लोग होते हैं जो काफी ज्यादा लूटते हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबके साथ एक मत होता है, एक साथ लोग रहते हैं और एक साथ पूरी यूनिटी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए हमारे एंसेक्टर्स जो है लार्ज सिटी को बढ़ावा नहीं देते हुए स्मॉल विलेज को ही बढ़ावा दिए हैं। ये स्मॉल विलेज, इसमें किसी भी प्रकार का किसी को भी दिक्कत नहीं होता है, आसानी से लोग अपनी मन की बात अपने पड़ोस वाले को आसानी से सुना सकता है। लेकिन लार्ज सिटीज में यानी कि बड़े बड़े शहरों में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि अपने दुख दर्द दूसरा कोई सुन सके, ये बात होती है ना। इसलिए हमारे जो एंसेक्टर्स हैं वो किस पर बिलीव करते हैं, स्मॉल विलेज पर। हमारे एंसेक्टर्स प्रमोट नहीं करते लार्ज सिटीज को, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। What is the distinguishing character of modern civilization? मॉडर्न सिविलाइजेशन का चारित्रिक रूप कैसा है, ये प्रश्न है। What is the distinguishing character of modern civilization? मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो चारित्रिक रूप है वो कैसा है, आइए देखते हैं। The distinguishing character of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। हम लोगों की विभिन्न जरूरतें, मॉडर्न सिविलाइजेशन में ना अनेक प्रकार की जरूरतें हैं लोगों का, है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एन इनडिफिनिट मल्टीप्लाइसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मानो कि यहाँ पे एन इनडिफिनिट मल्टीप्लाइसिटी, बहुत सारे जरूरत है मॉडर्न सिविलाइजेशन में। हालांकि आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने ये भी इस पाठ में बोले हैं कि जो हमारा जो दिमाग है यानी कि माइंड है एक रेस्टलेस बर्ड है ना। रेस्टलेस बर्ड कहने का मतलब स्वतंत्र पक्षी, मुक्त पक्षी। ये किसी भी चीज पर, एक ही चीज पर आश्रित नहीं रहती, जिन चीजों को देखती है उन चीजों को अपनाना ही चाहती है। ये दिमाग एक ऐसा चीज है एक ही चीज पर आश्रित नहीं रह करके विभिन्न चीजों पर आश्रित रहता है। ये आज तक हम मनुष्यों में बेस्ट से बेस्ट, अभी कोई एक लड़की आपके सामने से गुजरे, वो लड़की थोड़ी सी सुंदर हो, उससे भी सुंदर एक और लड़की गुजरे तो उसको आप निगलेक्ट करोगे, उसको प्रमोट करोगे। तो ये हम लोग के लाइफ का हिस्सा है। और साथ ही साथ हम लोग ना एक चीज पर आज तक डिपेंड नहीं रहे हैं, ये हम लोग के जीवन का ये गथा है। और ये जो है यही बात बोल रहा है कि हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है एन इनडिफिनिट मल्टीप्लाइसिटी है, अनेक जरूरत है यहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन में। यहाँ पे कभी भी एक चीज व्यक्ति का नहीं हो सकता, जब तक व्यक्ति के पास बहुत सारा नहीं हो जाता फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। तो ये सारी बातें मॉडर्न सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिल रही होगी।
The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. यहाँ पे मानव की जरूरत विभिन्न है, अनेक है, यही मॉडर्न सिविलाइजेशन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है Why is the thankful to modern civilization? हम थैंकफुल क्यों देना चाहेंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन को? महात्मा गांधी कहते हैं Why is he thankful to modern civilization? Why is he कि माने वह thankful to modern civilization? वे मॉडर्न सिविलाइजेशन को थैंकफुल देना क्यों चाहते हैं, धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं? He thankful to the modern civilization for teaching him to discard it at any cost. पता है मॉडर्न सिविलाइजेशन को थैंकफुल इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने उन सभ्यताओं से बहुत कुछ सीखा है ना। हालांकि किसी को भी गिरते वक्त ना आपके मन में ये बात आती है कि हम अब सही से चलेंगे ताकि हम भी उसके जैसा गिर न जाए। आप किसी व्यक्ति को गलत कार्य करते हुए देखेंगे और वो पकड़ा गया तो आपके भी मन में यही बात चलेगा कि हम भी वैसा कार्य नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी पकड़ा जाएंगे, है ना। तो यही बात इस प्रश्न में बोली गई। महात्मा गांधी जी ने क्या बोले हैं? महात्मा गांधी जी थैंकफुल क्यों देना चाहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को? मॉडर्न सिविलाइजेशन को थैंकफुल इसलिए देना चाह रहे हैं कि उनसे हमें कुछ सीखने को मिला है ना। उनसे हमें कुछ सीखने को मिला है, अब हम गलती नहीं करेंगे। हालांकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो एलोन है, अकेले हैं, ये किसी की सभ्यता को आज तक नहीं अपनाया। ये पहले भी और आज भी इसी तरह है। सिविलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, उसको कोई नहीं समझ सकता। सिविलाइजेशन मतलब एक बहुत बड़ा देश का दायित्व, उसको जो छोड़ा उसकी सृष्टि खत्म, उसका सर्वनाश पक्का है। तो सिविलाइजेशन में ना क्या होता है, कल्चर सिविलाइजेशन में इसमें भाई बहन का प्यार देखा जाता है, और वहीं सिविलाइजेशन नहीं रहे तो भाई बहन को नहीं पहचानेगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, बहन भाई को नहीं पहचानेगी, ये सारा सर्वनाश हो जाएगा सिविलाइजेशन के बदल जाने से, है ना। जो अनदर कंट्री में है, अपने यहाँ नहीं है, अनदर कंट्री में है। हम लोग क्या अपने बहन को अपने माँ के बराबर दर्जा देते हैं, मतलब बहन माँ के बराबर है, भाई बड़े बाप के बराबर है ना। तो देखना है why is he thankful to modern civilization? मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें थैंकफुल क्यों देना चाहते हैं महात्मा गांधी? इसलिए क्योंकि उससे हमें कुछ सीखने को मिला हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, why does Gandhi ji say, देखना है why does Gandhi ji say that mind is a restless but what makes mind restless? कहते हैं ना कि why does Gandhi ji say that, गांधी जी क्यों कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बॉड? व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस? माइंड को रेस्टलेस बनाने में कौन मदद करता है? आइए देखते हैं। गांधी जी सेज दैट नीड्स टू माइंड आर अनडियरिंग एंड इंडुलिजेंस ऑफ माइंड इन आवर पैशंस मेक्स इट्स रेस्टलेस। ये जो पैशन है ना, पैशन मनुष्य को विभिन्नताओं में सूचित कर देता है। पैशन हम लोगों को, इससे धरती पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग की जरूरत को, अब एक चीज को हम देखते हैं तो दूसरी चीज हमें खरीदने की लालसा जग जाती है, तो ये है पैशन। हम लोग कभी भी एक चीज पर आश्रित नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड? वो लिखेंगे गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज माइंड इज नॉट डिपेंड वन थिंग्स, not depend one things, and our mind is a show bird, ये बर्ड की तरह दिखाता है, स्वतंत्र पक्षी की तरह दिखाता है। आज इस डाल पर बैठी उड़ी, उस डाल पर बैठी, उस डाल पर बैठी, हमारा दिमाग भी इसी तरह कुछ है। हम उस चीज को देखें, उस चीज को देखें, उस चीज को देखें, ऐसा ही हमारे साथ भी चलता है जिस तरह पक्षी के साथ होता है। इसलिए वो कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। और साथ ही साथ हमारे पास जितनी चीजें हैं
उन चीजों पर हम कभी भी खुश नहीं रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास, मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपया है आपके पास, 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया होगा ना तो भी आपके अंदर संतुष्टि नहीं होगी, आप चाहेंगे कि और ज्यादा हो जाए। हाँ, जैसे मैं मास्टर हूं तो मेरे चैनल पर मान लो कि 18,000 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये सब्सक्राइबर्स जो हुए मैं चाहूंगा कि और बढ़े और बढ़े और बढ़े। बताओ भाई, हमको संतुष्टि हुई नहीं हुई? यही है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। जितना हमारे पास है हम उतने में खुश नहीं है, हम और लेना चाहते हैं। हमारी वांट्स जो है इन्फिनिटी है, अनंत है, पूरा करने में इसको बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए ये कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि आवर पैशन मेक्स इट रेस्टलेस। हमारी जो पैशन है ना, यही हम लोग को रेस्टलेस बना देती है। हमारा पैशन ही हम लोग को रेस्टलेस बना देता है। पैशन के हिसाब से हम लोग जीते हैं। बगल वाले को देख रहे हैं कि उसके पास कार है तो हम भी कार खरीदेंगे, अब जो कुछ भी हो जाए, ये पैशन है। बड़ी बगल वाला कोट पैंट पहना है, हम भी सोचेंगे कि नेक्स्ट डे से कोट पैंट हम भी पहनेंगे, ये पैशन है। यही पैशन है और इसमें लोग घिसा पिटा जाते हैं, आगे कभी नहीं बढ़ते हैं, है ना। करना है सो आपको करना है, बढ़ना है सो आपको बढ़ना है, किसी के चीजों पर आप निर्भर मत रहो। चलो आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? प्लीज दिस गर्ल्स कीप साइलेंट, गो। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? ये जो हमारे पूर्वज हैं किस तरह से होम रूल पर, हमारे जो पूर्वज है किस तरह से होम रूल पर कैसे खुश थे हमारे पूर्वज होम रूल। बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि हमारे पूर्वज जो थे वो हम लोगों से कहा करते थे, पता है क्या? हमारे पूर्वज हम लोगों से कहा करते थे, बेटा हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, हमारा इज्जत तुम्हारे हाथ में है। पिताजी आज भी हम लोगों को ये समझाया करते हैं कि बेटा मैं कमा तो रहा हूँ लेकिन कमा रहा हूँ इज्जत के लिए। माँ भी होती है वही कहती है कि बेटा चाहे बेटी मैं यहाँ पे हूँ तो इज्जत के लिए हूँ। हाँ, आज एक गलत कार्य हो जाए हम लोगों से तो माता पिता का नाम डूब जाएगा, यानी बाप का न सिर उठेगा और ना ही माँ घर से बाहर निकलेंगी। हाँ, तो इस तरह से ये जो है ऐसे ही एंसेस्टर्स लोग हमें कौन कौन सा रूल देते थे लोग, आइए देखते हैं। दे डिसलाइक कोर्ट एंड लॉयर्स। वे लोग डिसलाइक करते थे लोग, नापसंद करते थे लोग कोर्ट को और लॉयर्स को। दे सेटल देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट। वे लोग ना कोर्ट नहीं जाता था लोग, पंचायत होता था, पंचायत सभा लगती थी, वहां होती थी सभी लोगों का समस्याओं का हल। वो लोग कभी कोर्ट में नहीं गए लोग, वे लोग लॉयर को पसंद नहीं किया लोग, वे लोग एडवोकेट को पसंद नहीं किया लोग, वे लोग जज को पसंद नहीं किया लोग, साथ ही साथ वे जो लोग थे वो कोर्ट को कभी पसंद नहीं किया लोग। साथ ही साथ इन दैट वे दे एंजॉय ट्रू होम रूल। इस तरह से वे अपने घरों में काफी ज्यादा आनंदित थे, खुश थे, है ना। इसके अलावा अन्य सारी कई ऐसी चीजें हैं जिसको अपना करके हमारे पूर्वज होम रूल में ही खुश थे, है ना। हालांकि बहुत ऐसी चीजें जैसे हम लोग के घरों में गेट होता है, गेट पर पर्दा होता है, पर्दे के अंदर महिलाएं रहती हैं, पर्दे के बाहर पुरुष रहते हैं, ये कुछ सीमा है जो पूर्वजों ने बनाया है। इस सीमा को हम लोगों को पालन करना चाहिए। इस पर्दे के अंदर रहना महिलाओं का कर्तव्य है, पर्दे के बाहर रहना पुरुषों का कर्तव्य है। घर के अंदर सारा काम करना महिलाओं का कर्तव्य है, घर का बाहर काम करना पुरुषों का कर्तव्य है। ये सारी बातें एंसेस्टर्स ने कहा, ऐसा मेरा कहना नहीं है, एंसेस्टर्स का कहना है, हमारे पूर्वजों का कहना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है 8 नंबर क्वेश्चन। Why did our ancestors discarded us from luxurious and
प्लेजर्स डिड दे डू राइट थिंग। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो लग्जूरियस एंड प्लेजर्स के बारे में क्या कहते हैं, वो हमारे पूर्वज जो है उनके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। आइए देखते हैं क्या वो हम लोगों के लिए सही है। आवर एंसेस्टर्स न्यू दैट पोजीशंस डोंट कंट्रीब्यूट हैप्पीनेस, they reach were worried about finding means of increasing their material wealth. On the other hand, the poor were contented and happy. That why our ancestors dissuaded us from luxurious and pleasures, and they were right in doing so. वो कहते हैं ना कि हमारी जो हैप्पीनेस है वो हमारे पोजीशन को, हमारी जो खुशी है वो हमारे पोजीशन से कहीं अधिक है। और साथ ही साथ ये भी इस पाठ में बताया गया है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वे लग्जूरियस एंड प्लीजर्स को, बहुत सारी ऐसी खोजें हैं जो हम लोगों को सुखमय बनाती है, बहुत सारी ऐसी खोजें हैं जो हम लोगों को आनंदित बनाती है। तो ये जो टॉपिक है उसी सुखमय चीज़ों पर बात की गई है इस टॉपिक में। और साथ ही साथ इसे बताया गया है कि हम लोगों को ज़्यादातर मटेरियल चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। अपने हाथ और पैर को चला करके किसी भी कार्य को करना चाहिए, जहाँ तक हो सके यूज करना चाहिए अपने पैर को, यूज करना चाहिए अपने हैंड को। नहीं तो हैंड और फीट जो है, पैर जो है वो रुक गया तो कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं होगा। आजकल की जितनी भी खोजें हैं ये हमारे हाथ और पैर को कुंठित कर दिया है। जैसे पहले के ज़माने में भी लोगों को गर्मी हुआ करती थी, पहले के लोग भी क्या हवा नहीं अपने तन को देते थे लेकिन हाथ से बिना डुला करके। लेकिन आज पंखा आ गया जो लोगों के हाथ को रोक दिया, है ना। क्या पहले के लोग हजारों मील दूर पैदल चलकर नहीं जाते थे, लेकिन आज के लोग वाहन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारा है बदलाव। और हम लोग के एंसेस्टर्स कहते हैं कि उन सारे चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हैंड और फीट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। What other civilization does he refer to will highlighting the vitality of Indian civilization? अच्छा, दूसरे सिविलाइजेशन से ना कंपेयर किया गया है, यहाँ पे देखना है क्या कहते हैं। What other civilizations does he refer to while highlighting the vitality of Indian civilization? He refers to the civilization of Rome, Greek, Japan, China, which are now destroyed or have become westernized. Indian civilization is still alive. इसका मतलब पता है क्या हुआ? इन लोगों ने एक दूसरे के सिविलाइजेशन को अपनाया और वो बर्बाद हो गया, वेस्टर्नाइजेड हुआ, है ना। यहाँ पे रोम है, ग्रीक है, जापान है, चाइना है। इन लोगों ने एक दूसरे के सिविलाइजेशन को अपनाया तो वेस्टर्नाइजेड हो गया, है ना। और अपना इंडिया जो है देख लो स्टिल रहा, एक जगह पे रुका रहा, अलिव रहा, जीवित रहा, किसी पर निर्भर नहीं रहा। भले ही भारत में गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन सारे चीजों के होते हुए भी सिविलाइजेशन को, कल्चर को नहीं बदला। याद रहे, यह बात हम नहीं भूल सकते हैं। अपना देश सभी देशों में सर्वोत्तम है, देखना है। तो ये बात है, याद रहे ये टॉपिक को कि रोम गया, इटली गया, जापान गया, चाइना गया, सब चला गया, लेकिन वहां पे स्टिल कौन रहा? इंडिया। रोम के सिविलाइजेशन का वेस्टर्नाइजेशन हो गया, जापान के सिविलाइजेशन का वेस्टर्नाइजेशन हो गया, चाइना के सिविलाइजेशन का वेस्टर्नाइजेशन हो गया,
हाँ, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन जो था अलिफ रहा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? माने महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी लेखक के अनुसार अकॉर्डिंग माने अनुसार, ऑथर माने लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? According to Gandhi, modern civilization is a worship of materialism and violence and brutality. ये देखो ब्रूटैलिटी। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के अनुसार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो पूजा है, किसकी पूजा है? मेटेरियलिज्म की, भौतिक चीजों की पूजा है। यहाँ पे पूजा होती है, भौतिक चीजों की पूजा होती है ना? वाहनों की पूजा होती है, उन सारे हथियारों की पूजा होती है जो अहिंसक नहीं हिंसक है, वैल्वेंस को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्वेंस को प्रमोट करते हैं, उसकी पूजा होती है। यहाँ पे नॉन वैल्वेंस की पूजा नहीं होती है। किस सिविलाइजेशन में? मॉडर्न सिविलाइजेशन में। महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी कह भी रहे हैं अकॉर्डिंग टू गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म एंड वैल्वेंस। यहाँ आजकल जो है हिंसा की पूजा हो रही है, आजकल भौतिकता की पूजा हो रही है। किसी में सहने की क्षमता नहीं है, किसी के बात को कोई सह ले इतना किसी में क्षमता नहीं है भैया, इसीलिए तो वैल्यूएंस बढ़ा है। हाँ, तो हमें चाहिए कि वैल्यूएंस को रोकें और मटेरियलिज्म चीजों का हम बढ़ावा कम दें। ठीक है, आगे। Has civilization taught us to be more friendly towards one another? क्या सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना सिखाता है? यस, सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना सिखाता है ना? कुछ प्रश्न क्या है? Has माने क्या? Has civilization taught us to be more friendly towards one another? क्या सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना सिखाता है? देखते हैं ये क्या कहता है। In here we are more friendly towards each other, but towards those who are outside our here we are still very ferocious। तो याद रहे कि हमारी जो सभ्यता है, यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आंसर लिख सकते हैं कि यस सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another एंड ये जो फ्रेंडली है हमारे झुंड का होना चाहिए, नहीं तो हम लोग अन्य झुंड के और हमारी जो मित्रता है वो हम दूसरे झुंड से मित्रता करने लगे तो हम लोग की जो बात हम सोच रहे हैं क्या वो बात वो सोचते होंगे कि नहीं, ये भी थोड़ा सा सोचनीय हो जाएगा। माने हम कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के प्रति मित्रवत रखेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि हम मित्रवत नहीं रहेंगे। जैसे चीन को ले लीजिए, समय आने पर भारत को धोखा दे दिया था। हाँ, समय आने पर भारत को धोखा दे दिया था। भारत सोचा था कि ये हमारा मित्र है। अब बताइए, तो संपूर्ण भारतीय लोग भारतीय हैं, वे लोग अपने सुख दुख को हमारे एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं, लेकिन चीन के सुख दुख को भारतीय लोग नहीं जानते, भारतीय लोग के सुख दुख को चीन लोग नहीं जानता। इसलिए हम लोग के झुंड का ही लोग रहेगा तो फ्रेंडली बनना एक बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग दूसरे से भी फ्रेंडली बन सकते हैं, हाँ, लेकिन हमारे मन में जो चल रहा है वही चीज उसके भी मन में चलना चाहिए। हम जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से वो भी सोचे तो फ्रेंडली हो सकता है, नहीं तो फिर फ्रेंडली होना मुश्किल है ना? माने यही सिविलाइजेशन है कि सिविलाइजेशन हमें क्या बता रहा है, यही बात बताना है, देखना है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। Why did our ancestors prefer to live in village? अच्छा, our ancestors मतलब विलेज में रहने के लिए क्या कहते हैं? हमारे पूर्वज जो है गांव में रहने के लिए क्यों प्रमोट करते हैं? ये क्वेश्चन अभी बताए हम भाई कि हम लोग के जो गार्जियंस हैं, हम लोग के जो एंसेस्टर्स हैं, वो विलेज में रहने के लिए प्रमोट इसलिए करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स
विलेज में रहने के लिए प्रमोट इसलिए करते हैं, पता है? यहाँ पे देखो भैया जी, यहाँ पे देखो सब कोई देखो, इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि बिकॉज दे वांटेड टू लिव इन अ सेफ प्लेस। वो चाहते कि हम लोग एक सुरक्षित जगह पर रहें। सुरक्षित जगह कहने का मतलब सेफ, माने जहाँ किसी प्रकार का लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, किसी से किसी का द्वेष नहीं हो, वहाँ पे एकता हो, वहाँ पे अनेकता नहीं हो, एक साथ सब कोई मिलजुल कर रहे। वही यही इसकी मुख्य उद्देश्य है, हमारे पूर्वजों का मुख्य उद्देश्य है। तो कहता है ना कि बिकॉज दे वांटेड टू लिव इन अ सेफ प्लेस विच देयर एनिसेंट ट्रेडिशन इन टाउन दे सा देयर वर गैंग्स ऑफ थीव्स, robbers, prostitutes and touts. Therefore, they did choose to live in villages happily rather than towns. हम लोग के जो पूर्वज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रमोट करते हैं विलेज में रहने के लिए, वे लोग शहरों में नहीं चाहते हैं हमारे यहाँ के लोग रहे। शहर में लोग रहेंगे तो अनसेफ रहेंगे, असुरक्षित रहेंगे। हम लोग के जो विलेज में लोग रहेंगे सेफ रहेंगे। वहाँ पे चोर बसते हैं, वहाँ पे डाकू बसते हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार के लोग होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लूटना जानते हैं। आप ही जाओ ना कभी शहर में, आपको पता चल जाएगा कि शहर अच्छा कि गांव अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, हु इज बेस्ट, विलेज और टाउन। टाउन अच्छा कि शहर अच्छा, डिस्कस हो जाए तो लगेगा एक तरह से ऐसे लगेगा कि टाउन बेटर है, लेकिन टाउन बेटर है लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा लुटेरे हैं, है ना। वहाँ पे ना गांव वाली चीजों को ही इतना हाईलाइट करके दिखा देता है लोग कि हम लोग को लगता है यही रियल है, यही बेस्ट है। तो हम लोग के पूर्वज चाहते हैं ना कि हम लोग सेफ रहें, हम लोग डाकुओं से सेफ रहें, हम लोग चोरों से सेफ रहें, हम लोग उन लुटेरे से सेफ रहें जो लुटेरे 1 रुपए की चीजों को 10 रुपया में बेचा करते हैं और हम लोग को पता नहीं होता है ना। एंड इतनी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग के एंसेस्टर्स बताते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। Why does गांधी जी से that mind is a restless bird? देखिए फिर से बोल दिया कि महात्मा गांधी माइंड को रेस्टलेस बर्ड क्यों कहते हैं। मस्त क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है ना। Why does गांधी जी से that mind is a restless bird? गांधी जी says that mind is a restless bird because it is never satisfied, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं है। Mind is a restless bird, गांधी जैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संतुष्ट नहीं है। The more it gets, the more it wants. The more it gets, the more it wants. आप जितना इसको दोगे उतना ही ये चाहेगा, है ना। He says वो कहते हैं because a mind never gets satisfied, फिर भी ये संतुष्टि नहीं पाता है, ध्यान देना है। He says वे कहते हैं क्योंकि माइंड को जो जितनी चीजें दो वो संतुष्ट नहीं रहता है। Like a bird, एक पक्षी की तरह, he always wander to quench his thirst of desires, even after the completion of any of his desire, the next one is ready, and this cycle of desire continues till this last breath. So he says that mind is a restless bird. ये सारी बातें माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हम लोग जितना इसको देते हैं उतना ये लेता है और फिर भी अनसेटिस्फाई रहता है। आज तक ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण हम इसे, महात्मा गांधी भी इसे माइंड को क्या कहते हैं, रेस्टलेस बर्ड कहते हैं। रेस्टलेस बर्ड का नाम भी देते हैं महात्मा गांधी जी। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि महात्मा गांधी जी ने माइंड को रेस्टलेस बर्ड क्यों कहा है। तो महात्मा गांधी जी ने माइंड को रेस्टलेस बर्ड इसलिए कहा है क्योंकि ये एक स्वतंत्र पक्षी इसलिए है क्योंकि आप जितना चीज़ें इसको देते हो उन सारे चीज़ों में ये खुश नहीं रहता है और लेने की चाहत होती है इसके अंदर, है ना। वो कभी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहता है, एक से अधिक चीज़ों पर ये डिपेंड रहता है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा जो
माइंड है, ये रेस्टलेस बर्ड है, ठीक है, एक्सेट्रा अनदर थिंग अनदर टॉपिक आप इसमें लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आगे देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल, बताइए ट्रू होम रूल का अर्थ क्या है? ट्रू होम रूल का अर्थ क्या है बताइए? ट्रू होम रूल का अर्थ क्या है? एंसेस्टर्स हमारे जो थे ट्रू होम रूल का पालन करते थे, है ना। अब आप बताइए कि ट्रू होम रूल का मायने क्या है, मतलब क्या है, बताइए ट्रू होम रूल का अर्थ क्या है ना। प्रश्न कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल, है ना। देखिए ट्रू होम रूल इज अ प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी व्हिच मींस दैट एवरी केसेस शुड बी dealt at home within our own premises, not outside our home in other premises। वाह क्या बात बोले महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के सभी सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होम रूल है। पता है वो क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं गांधी जी, विच मीन्स, गांधी जी का मतलब क्या है इससे? दैट एवरी केसेस, जितने भी केसेस कारण होते हैं, शुड बी डेल्ट माने बर्ताव किया जा सकता है एट होम, घर में रह के उन सारे चीजों पर बर्ताव किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है ना। विद इन आवर ऑन प्रीमिसेस माने अपने आदेश के अनुसार, किसी दूसरे के आदेश के अनुसार नहीं। यही घर में होता है, अपनी मनमानी चलती है घर में, लेकिन बाहर जाओ तो दूसरों का सहना पड़ेगा। नॉट आउटसाइड, अनदर लोगों का इसमें कोई प्रेजेंसिंग नहीं होती, इसमें कोई प्रेजेंटिंग नहीं होता है। इट इज अमंग वन ऑफ द फेमस सोशल प्रिंसिपल्स वेयर ही स्टेट दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट सिट टुगेदर एंड सॉल्व अमंग आवर ओन पीपल। हम लोग के गांव में रहकर ही सभी लोग एकत्रित होकर इन सारी चीजों पर फैसला लेते हैं, वे दूसरे जगह जा करके ये सुनाया नहीं जाता। एवॉइड पुलिस एंड कोर्ट्स, ये पुलिस और कोर्ट्स के अलावा ये लोग पुलिस कोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते थे हमारे इंस्पेक्टर्स। महात्मा गांधी भी पुलिस कोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते हैं। हाँ, वो चाहते हैं ना कि घर की बात घर ही में रहे, बाहर सुनाई नहीं दे। पता है बाहर सुनाई से क्या होता है? उससे लोगों के अंदर ना एक अजीब प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है। बात समझ में आई? अब जैसे मान लीजिए कि हमारे घर का, मान लीजिए हमारा छोटा भाई है, वो किसी भी प्रकार का गलती कर रहा है और वही गलती किसी अनदर बच्चा ने देख लिया हो कि हाँ वो सर का भाई होते भी ऐसा गलत कार्य कर रहा है, हाँ, तो वो भी बच्चा हो सकता है तो बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें हमारे समाज को तिरस्कृत मतलब पीछा करने का कारण बन जाती है। और होम रूल में क्या होता है? होम रूल में कि घर की बात जो होती है घर ही में रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ताकि अनदर लोग पर इसका प्रभाव नहीं पड़े, है ना। घर के बात घर में सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना। दूसरे के पास ये बात नहीं जाना चाहिए, दूसरे के पास जाएगा ना तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, है ना। ये भी बात एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। कोई भी आप किसी के सामने किसी प्रकार का बड़ी बड़ी बातें करोगे ना तो पता है व्यक्ति क्या कहेगा, जाना पहले अपन घर के संभालो तब हमरा लगे बात करे, ऐसा बोलता है लोग, है ना। यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, तुम अपना बड़ाई मत करो किसी के सामने, पहले अपने घर को संभालो। घर में जो भी प्रकार का, जो भी किसी भी प्रकार का कठिनाई है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स है, तो सब कोई मिल करके उसको सॉल्व करो। हाँ, दूसरों पर निर्भर भी मत रहो, हमेशा एकत्रित होकर के कार्य करो, है ना। यही है ट्रू होम रूल, है ना। तो पहले अपने घर में कार्य होना चाहिए, तब बाहर का देखना चाहिए। घर में शांति, समझ जा बाहर भी शांति। अब कमाने गए हैं, कमा रहे हैं, फोन आ रहा है कि बेटा चार पत्नियां हमरा से झगड़ा कैलस, हई कैलस, हो कैलस, अब बताइए उसको कमाने में मन लगेगा? तो घर में शांति है तो बाहर भी शांति है। याद रहे महात्मा गांधी जी ऐसा ही कुछ हम लोगों को प्रिंसिपल देते हैं, वो मैं समझाने के लिए बोला। और ये जो टॉपिक है होम रूल वाली, ये जैसे गांव को सुधर जाए, गांव सुधर जाए तो हो सकता है कि एक जिला सुधर सकता है, जिला सुधर जाए तो हो सकता है राज्य सुधर सकता है,
राज्य सुधर जाए तो पक्का है कि देश सुधर जाएगा, है ना। ये सारी बात। आगे डिस्कस द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन के फीचर पर डिस्कस करना है। इंडियन सिविलाइजेशन का जो फीचर है उस पर डिस्कस करना है। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, नैतिकता की पुजारी है। इंडियन फीचर मैंने समझते हो, कुछ मुख्य उसका पार्ट, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन के कुछ मुख्य फीचर्स का वर्णन करना है, ध्यान से देखना है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ मोरालिटी। इंडियन सिविलाइजेशन किसकी पुजारी है? नैतिकता की पुजारी है। पहला फीचर हो गया। इंडियन सिविलाइजेशन किसकी पुजारी है? नैतिकता की पुजारी है। आगे, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। दूसरा, ये भगवान पर विश्वास करता है। पहला, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ मटेरियल। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑन गॉड। तीसरा, इट बिलीव्स इन वर्किंग विद हैंड एंड फीट। ये बिलीव करता है पैर द्वारा किया गया कार्य, हाथ द्वारा किया गया कार्य पर। इट इज रिलीजियस एंड नेचर। ये धार्मिक होता है, ये प्राकृतिक और धार्मिक है। ये आप देखो, इट इज डाउनग्रेड टुवर्ड्स मैनर्स, ऑनर्स, केयर एंड लव। ये एक दूसरे के प्रति केयर करता है, एक दूसरे के प्रति प्यार करता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है इसके अंदर। एंड इट टीचेस द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये हम लोग को सिखाता है, किसका पाठ सिखाता है? विनम्रता की पाठ सिखाता है, यूनिटी का पाठ सिखाता है, और एकता में अनेकता का पाठ सिखाता है हम लोगों का सिविलाइजेशन। तो डिस्कस द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, आपके एग्जाम पेपर में ये प्रश्न आएगा। डिस्कस द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन के जो फीचर्स हैं उस पर डिस्कस करना है। ये आपके एग्जाम पेपर में प्रश्न आएंगे, 100% की गारंटी है। एग्जाम पेपर में प्रश्न आएगा डिस्कस करने के लिए इंडियन सिविलाइजेशन के फीचर पर, है ना। तो आप लोग तो लिख ही दोगे फीचर के बारे में, कौन कौन सा फीचर है। पहला फीचर लिखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी। इंडियन सिविलाइजेशन किसकी पुजारी है? नैतिकता की पुजारी है। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। दूसरा, ये भगवान पर विश्वास करता है। तीसरा, इट बिलीव्स इन वर्किंग विद हैंड एंड फीट। तीसरा, ये कहता है कि हम लोग जो है, हमारा जो वर्क है वो हाथ और पैर पर निर्भर है। हम लोग के द्वारा किया गया कार्य हाथ और पैर पर निर्भर है। इट इज रिलीजियस एंड नेचर। ये क्या है? प्रकृति में धार्मिक है, प्राकृतिक रूप से धार्मिक है। इट इज डाउनग्रेड टुवर्ड्स मैनर्स, ऑनर, केयर एंड लव। यहाँ पे प्यार दिखाया जाता है, हर एक किसी पर केयर, ऑनर दिखाया जाता है, मैनर्स होते हैं यहाँ पे। इट टीच द लेसन, हमें वो भी पाठ पढ़ाता है जिस पाठ में विनम्रता है, जिस पाठ में एकता है और जिस पाठ में अनेकता है। इन सारी बातों को देखते हुए ये पाठ हमें इन सारी चीजों को शिक्षा देता है। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये बात पूछ रहा है। What is difference in Indian civilization and Western civilization? Indian civilization belief on God, morality, love, care, friendly, unity, another etc. topics. लेकिन ये क्या कहता है आप देख सकते हो। What is the difference between Indian and Western civilization? The Indian civilization worship morality, whereas the Western civilization worship immorality. यहाँ पे the Indian civilization worship morality. Indian civilization जो है वो किसकी पुजारी है भैया? नैतिकता की पुजारी है ना। और जहां जबकि the Western civilization worship immorality. वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है अनैतिकता की पुजारी है। द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, वेयर हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। वेयर एज जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, वे लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। द फॉर्मर बिलीव्स इन वर्किंग विथ हैंड एंड फीट,
वे लोग विश्वास करते हैं हाथ और पैर को कार्य करके, हाथ और पैर से कार्य करके। एंड द लेटर डिपेंड अपॉन मशीन, वे लोग डिपेंड करते हैं मशीन पर। तो ये इसमें अंतर है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस लेसन। In this lessons, this question is a very important question, and because in this question discuss of Western civilization and Indian civilization. All of students please hear this point and learn these questions, please. So this question is what is the difference between Indian civilization and Western civilization, है ना? तो आप बोल सकते हो कि द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, whereas the western civilization worship immorality. The Indian civilization is based on belief in God, whereas the western civilization is godless, है ना? The former believes in working with hand and feet, whereas the later depend upon machine. देखिए अर्थ, हिंदी अर्थ बता देते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, एक मतलब है कि भारतीय सभ्यता और नैतिकता की पुजारी है, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स इमोरालिटी, जबकि वे पश्चिमी सभ्यता जो है वो अनैतिकता की पुजारी है। द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, हम लोग भारतीय सभ्यता के जो लोग हैं भगवान पर विश्वास करता है, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, वे लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। द फॉर्मर बिलीव्स इन वर्किंग विथ हैंड एंड फीट, हम लोग जो है हाथ द्वारा काम करके, पैर द्वारा काम करके मेहनत करते हैं और अनेक चीजों को एकत्रित करते हैं, जबकि द लेटर डिपेंड अपॉन मशीन, वे लोग किस पर निर्भर रहते हैं? मशीन पर। तो यही इस पे अंतर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको काफी जबरदस्त समझ में आया होगा। डिस्कस द फीचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आइए फीचर की बात करते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फीचर के। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फीचर के बारे में बात करेंगे। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप इमोरालिटी, पहला फीचर वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस पर विश्वास करता है? अनैतिकता पर। इमोरालिटी यानी कि अनैतिकता पर। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये भगवान पर विश्वास नहीं करते लोग। Western civilizations, all of people not believe in God and worship of immorality. It completely depend upon machine, वे पूरी तरह से निर्भर है मशीन पर। It runs after materialism, it is downwards towards momentary pleasures, वे लोग ज्यादा से ज्यादा सुखमय चीजों को ही खोजने में लगे हुए हैं। अनेक भौतिकता जितनी भी चीजें हैं जो हम लोगों को हाथ और पैर को काम करने से रोक दे, मशीन के खोज में लगे हुए हैं। और इसी के कारण हम लोग पीछे हो गए हैं। इसी के कारण हम लोग क्या हो गए हैं? पीछे हो गए हैं। हम लोग पीछे हो गए हैं। मशीन आ गई है, अब दूसरा कोई खरीद रहा है तो पक्का है कि आप नहीं खरीदेगा तो कैसे जिएगा। अब देखिए ना, पहले चला नोकिया फोन बटन वाला, और उसके बाद आगे स्क्रीन टच, 2G, 3G, 4G, 5G। अब देखिए जरूरत के अनुसार लोग खरीद ही रहा है कि नहीं खरीद रहा है। तो इस तरह से समय अपने अनुसार बदल रही है। ये तो सारा वेस्टर्न लोगों का ही कार्य है, करता धरता है। नहीं तो आज ये जितने पंखे चलते हैं, जितनी AC चलती है, कूलर चलती है, ये डिजिटल बोर्ड हो गया। बताइए ये सब किसका देन है? मशीन का ही तो देन है भैया। हाँ, चलिए, तो यही सारा फीचर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। आप देखिए, व्हाट इज द रियल ग्लोरी ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन का रियल ग्लोरी क्या है? यहाँ की ब्यूटी क्या है? यहाँ की सुंदरता क्या है भारत की? द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट इट रिमेन्स इमोवेल। ये रिमेन्स इमोवेल है। Even after thousands of years, it is at it should be. It has not changed its nature and it is sound at its foundation. यहाँ की सभ्यता जो है ये किसी को भी बदलाव नहीं किया। यहाँ पे रिमेन्स इमोवेल है। साथ ही साथ हजारों वर्षों से यहाँ के जो लोग हैं,
हजारों वर्षों से यहाँ के जो लोग हैं उसी सिविलाइजेशन को प्रयोग करते आ रहे हैं और आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो व्हाट इज द रियल ग्लोरी एंड ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? तो इसका रियल ब्यूटी एंड ग्लोरी आप लिख सकते हो। द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट इट रिमेन्स इमोबल। ये रिमेन्स इमोबल ही इसका मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों वर्षों से, इट इज एंड इट शुड बी, उसी को प्रयोग करती रही है हजारों वर्षों से। सभ्यता को, जिस सभ्यता से ये आगे बढ़ी उसी सभ्यता को ये प्रयोग भी करती रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ये चेंज अभी तक नहीं हुई है ना, अभी तक चेंज नहीं हुई और उसी को अपनाकर, जो पहले थी उसी को अपनाकर और भी आगे क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? सिविलाइजेशन का सही मायने में अर्थ क्या है, बताइए। सिविलाइजेशन का सही मायने में अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। सिविलाइजेशन का सही मायने में अर्थ बताइए क्या है। सिविलाइजेशन का सही मायने में अर्थ बताइए क्या है। सिविलाइजेशन का सही मायने में अर्थ बताइए क्या है, ध्यान दीजिए। इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, ये वर्ड्स जो है गांधी जी का है। Civilization is that mode of conduct which point out out to the man the path of duty। ध्यान देना है। In the words of गांधी जी, ये जो वर्ड्स है ये गांधी जी के शब्दों में, गांधी जी के शब्दों में, according to गांधी जी, civilization is that mode of conduct which point out to man the path of duty। हमारा महात्मा गांधी के शब्दों में हम इसे जान सकते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं ना कि ये जो सिविलाइजेशन है ये हम लोगों को एक रास्ता दिखाता है, कर्तव्य का रास्ता। कैसा रास्ता? कर्तव्य का रास्ता। इफ वी talk about the real sense, it is actually the control of our desire। हमारे डिजायर को ये कंट्रोल करता है। It is a way of living which we got from our ancestors। ये उन चीजों को अपनाता है जिसको हमारे पूर्वजों ने दिया है, याद रखें। तो व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म, मैं फिर से समझा देता हूं एक बार। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म? सही मायने में सभ्यता का क्या अर्थ है? तो देखिएगा, इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, ये गांधी जी के शब्दों में ही बात की जाएगी। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट out to man the path of duty, the path of duty, the path of duty। ये मनुष्य को अपने कर्तव्य के रास्ता पर चलाना सिखाता है। कौन? सिविलाइजेशन। एंड इफ अगर इसके बारे में बात की जाए, सही मायने में अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये बताता है इट इज एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर। हमारी जो अनेक प्रकार की कामना है, अनेक प्रकार की चीजों पर निर्भरता है, उसको ये कंट्रोल करता है सिविलाइजेशन जो एक से अधिक चीजों की जो हम लोगों की चाहत है, उन्हीं चाहतों को ये डिजायर करता है। कंट्रोल ऑफ डिजायर। इट इज द वे ऑफ लिविंग विच वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। और हम लोग रहते हैं अपने पूर्वजों के दिए हुए जो भी किसी भी प्रकार का कानून है, नियम है, उन सारे चीज़ों का हम लोग पालन करते हैं अपने पूर्वजों के हिसाब से, जो हम लोग के अपने पूर्वजों से लिए हैं। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस क्या है। What was the great lesson that India had to teach the West? What was the great lesson that India had to teach the West? हमें पश्चिमी देशों से कौन सा पाठ सीखना चाहिए हम भारतीयों को? The great lesson that India had to teach the West were the lessons of unity। हमें सीखना चाहिए यूनिटी, एकता को, इंटीग्रिटी को, धर्म को, सोल को, स्पिरिट को। यही हम लोगों को सीखना चाहिए वेस्टर्न लोगों की अपेक्षा, है ना। हम लोग किसी के कहने में हमें नहीं आना चाहिए। हमें सेल्फ डेनियल बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए और साथ ही साथ हमें एकता में जीना चाहिए। एकता में जिएंगे तभी तो कोई दूसरा हम पर हमला नहीं करेगा, है ना। साथ ही साथ इंटीग्रिटी हम लोगों के अंदर होना चाहिए, सहनशीलता और धार्मिक रिलीजन होना चाहिए और सोल और स्पिरिट होना चाहिए।
जिससे हम लोगों पर कोई दूसरा कोई अटैक नहीं कर सकता। आगे, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स स्टॉपेड अस फ्रॉम लग्जरियस? हमारे पूर्वज हैं स्टॉपेड क्यों लगाते हैं हम लोगों के लिए, क्यों रोकते हैं इन लग्जरियस चीजों के प्रयोग से? आवर forefather stupid us from luxurious and pleasures because they knew that if we run after these absurd things which would lose our moral character, we would become slaves, we would become immoral. ये जो प्राचीन चीजें हैं, ये जो हम लोग के पूर्वज है स्टूपिड लगाते हैं, ये स्टूपिड इसलिए लगाते हैं क्योंकि वे लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों ने लग्जरियस चीजों और प्लीजर्स चीजों का प्रयोग भैया किया तो ये हमें अपना सोल बना लेगा, हमें अपना गुलाम बना लेगा, है ना? तो हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें खुद से जीना है। तो ये बातें हम लोग के एंसेस्टर्स जो है रोक लगाते हैं कि हमें कभी भी दूसरे चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उन सारे चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो हमें गुलाम बना देता है। अब लीजिए ना, एक दिन लाइट कट जाए ना तो हम लोग का जीना हराम हो जाता है। एक दिन मोबाइल ये नहीं छुए ना तो ऐसा लगता है कि क्या गुम हो गया, ओ हो, तो क्या बात है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें गुलाम बना लिया है, स्लेव्स कर लिया है हम लोगों को। तो यही चीज हमारे पूर्वज कहते थे कि इन सारी चीजों को नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो आप मशीन का गुलाम हो गए हो। अब किसका गुलाम हो गए हैं हम लोग? मशीन का गुलाम हो गए हैं। इसके पहले क्या लोगों का जिंदगी नहीं चलती थी, लेकिन आज की अपेक्षा पहले की जिंदगी जो थी लोगों की वो थोड़ा मेहनत में कटती थी, और आज लोग जो है आलसी हो गया, लेजी हो गया है, कार्य करना नहीं चाहता। वो समझता है कि हर एक चीज आ ही जाए। हाँ, तो यही सारी बातें हैं। इस तरह से इस लेसन का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव था ये खत्म हुआ। 21 सब्जेक्टिव था, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब्जेक्टिव पक्का समझ में आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दो बार करके जरूर देख लें, क्योंकि इन्हीं 21 सब्जेक्टिव में से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, दूसरा नहीं होगा। आएगा तो 1 से लेके 21 तक में से ही आएगा, दूसरा इसमें से नहीं आ सकता। 1 से लेके 21 तक सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव में 21 के सब्जेक्टिव में इसी में से एक क्वेश्चन उठेगा, ये आपके भाई का दावा है। 1 उठे, 2 उठे, 3 उठे, लेकिन इसी में से उठेगा, दूसरा नहीं उठेगा, याद रखना है। तो मिलते हैं फिर से चैप्टर 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।